हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, हम क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स की। क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स के और थ्योरीज़ के अंदर क्या आता है कि वो कौन सी थ्योरीज़ हैं या वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बात करती हैं। अच्छा, थ्योरीज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में ना हम दो थ्योरीज़ पढ़ेंगे, दो लोगों की बात करेंगे, दो अप्रोचेज़ की बात करेंगे। एक तो है बिहेवियरल आस्पेक्ट। बिहेवियरल आस्पेक्ट अगेन वही बात कि जैसे हमारी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर एक ब्रांच आती है बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि जब बच्चे सीखते हैं तो वो ह्यूमन एनिमल्स की तरह सीखते हैं। मतलब इनकी बेसिक अप्रोच है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स लर्न अलाइक, एक ही तरह से जानवर और इंसान सीखते हैं। तो इससे पहले ज़रूरी है ये जानना कि जानवर किस तरह से सीखते हैं। तो एनिमल्स लर्न फोर्सफुली। ठीक है, एनिमल्स लर्न फोर्सफुली। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो मानते हैं कि अगर एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स फोर्सफुली लर्न करते हैं। अगर एनिमल्स फोर्सफुली लर्न करते हैं तो ह्यूमंस भी फोर्सफुली लर्न करते हैं। अब ये यहाँ पे जो फोर्सफुली का वर्ड है, फोर्सफुल का मतलब ये हो सकता है कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आप देते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कोई एक्सटर्नल मोटिव होता है जो एनिमल्स को लर्निंग की तरफ लेकर आता है। इसी तरह ह्यूमंस के लिए भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो ह्यूमंस को लर्निंग की तरफ लेकर आता है। चूँकि हम क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चूँकि हम क्लासरूम के अंदर आराम की, सुकून की, शोर शराबे से पाक क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो इनके मुताबिक, बिहेवियरिस्ट के मुताबिक, क्लासरूम के अंदर कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की मदद से आ सकता है। अब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है? इनके मुताबिक, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो क्लासरूम को मैनेज कर सकता है, जो कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट ला सकता है, वो रीएनफोर्समेंट है। वो क्या है? रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट का मतलब भी होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स। ये रिवार्ड की शक्ल में भी, ये जो रीएनफोर्समेंट है ये दो शक्लों में हो सकती है। ये रिवार्ड की शक्ल में भी हो सकती है और ये पनिशमेंट की शक्ल में भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी हैं। ओके, तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बिहेवियरिस्ट के मुताबिक किन दो चीज़ों से, दो वजूहात या दो फैक्टर्स की वजह से आता है। एक उनमें है हमारा ये पनिशमेंट और दूसरा है रिवार्ड। ओके, अब बिहेवियरिस्ट अप्रोच में जो टीचर का रोल है वो कंट्रोलर का रहता है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में टीचर का जो रोल है वो कंट्रोलर का रोल होता है, ये याद रखना है। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए टीचर को कंट्रोलर के तौर पे होना चाहिए, टीचर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए। अथॉरिटेटिव से मुराद ये है कि टीचर को क्लासरूम के लिए रूल्स सेट करने चाहिए। टीचर्स को क्लासरूम के लिए जो रूल सेट करने हैं वो फ्लेक्सिबल ना हो, वो रिजिड हों, और ये रिजिड रूल्स की बात करता है। ठीक है, जबकि इसका उलट है कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो वो मानते हैं क्लास के रूल्स जो हैं वो फिक्स्ड रूल होने चाहिए। तो ये आगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंट्रोलर बिहेवियरिस्ट टीचर को अथॉरिटी मानता है, बिहेवियरिस्ट मानता है, या बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि टीचर ही है जो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकता है थ्रू अथॉरिटेटिव पावर और थ्रू रिजिड रूल्स। ठीक है, ओके। इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शंस। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बिहेवियर्स की बात की थी और मैंने कहा था अब बिहेवियर्स मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जो बिहेवियर्स हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेबल भी होने चाहिए और मेजरेबल भी होने चाहिए। जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात है वो बिहेवियरिस्ट मानते हैं। ये बिहेवियरिज्म बार बार क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि बिहेवियरिज्म का हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज़ शुरू में ही बता दी थी कि जो आपकी ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच है
और बिहेवियरिज्म के या साइकोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जितने भी रूल्स थे, उनको एजुकेशन के अंदर, लर्निंग के अंदर सबसे पहले बिहेवियरिस्ट ने अप्लाई किया था। इसीलिए सबसे पहली जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं। इनका मानना ये है कि एनिमल्स और ह्यूमन जो है ये फोर्सफुली सीखते हैं, इसलिए फोर्सफुली सिखाते थे, जिसके उलट में बाद में फिर प्रोग्रेसिव अप्रोच आती है। अब ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, मैंने साथ में ये भी बताया था, एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये नाम याद रखना है। एडवर्ड थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माना जाता है, क्योंकि ये वो वाहिद बंदा है जिसने सबसे पहले रीएनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट एजुकेशनल सेटिंग और लर्निंग सेटिंग्स के अंदर अप्लाई किया था। एजुकेशनल और लर्निंग के अंदर जिस बंदे ने सबसे पहले बिहेवियरिज्म के रूल्स को अप्लाई किया, रीएनफोर्समेंट को अप्लाई किया, वो थॉर्नडाइक है। इसलिए थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। और ये मानते हैं कि जो बिहेवियर्स हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेबल होने चाहिए एंड दे आर, और दूसरी बात ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है, वो रिवार्ड की शक्ल में भी हो सकती है, वो फोर्स की शक्ल में भी हो सकती है। उस फोर्स को रीएनफोर्समेंट बोला जाता है, जो हमें क्लासरूम रखने पर परस्यूएड करती है, या क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, अच्छा क्लासरूम कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने पर हमें कायल करती है, ये कहा जा सकता है। कोर आइडिया इनका क्या है, बिहेवियर दैट इज़ रीएनफोर्स्ड विल बी रिपीटेड। ये अब ना यहाँ पे क्लासरूम के अंदर बिहेवियर्स हैं, मसलन एक बच्चा है वो आप ये कह लें कि क्लासरूम के अंदर हमेशा शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करता है, या क्लासरूम के अंदर हमेशा गुड बिहेवियर्स शो करता है, क्लासरूम को हमेशा खामोश कराने की कोशिश करता है, जैसे क्लासरूम के अंदर हम एक मॉनिटर कायम कर बना देते हैं। अब बिहेवियरिज्म के अंदर एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब का ही एक रूल है जिसे लॉ ऑफ रेपिटेशन कहते हैं। इन्होंने ना लॉज ऑफ लर्निंग दिए हुए हैं। एक लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं, उसे लॉ ऑफ रेपिटेशन, उसे लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ रेपिटेशन का क्या मतलब है? इनके दो तरह के लॉज थे, कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थे, कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग है। तो लॉ ऑफ रेपिटेशन जो है ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में से है। लॉ ऑफ लर्निंग का मतलब ये है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, बिहेवियर दैट इज रीएनफोर्स्ड विल बी रिपीटेड, बिहेवियर दैट इज रिवार्डेड इज मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड अगेन। ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा असूल है कि अगर कोई बिहेवियर जिसको आप रिवार्ड करते हो, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन अगेन, मोस्ट लाइकली टू रिपीट अगेन, कि ये दोबारा होगा। अब अगर किसी बच्चे ने क्लासरूम के अंदर सफाई का ख्याल रखा है, कागज़ नीचे पड़ा है, उसने उठा के डस्टबिन में रख दिया, आपने उसको इनकरेज किया, यू सेड वेरी गुड, एक्सलेंट, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश, तो बच्चे को इनकरेजमेंट मिली है। अब इट इज़ लाइकली कि बच्चा जो है वो इसको दोबारा से ये बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। एक बच्चे ने क्लासरूम में सारे खड़े बच्चों को बिठा दिया, आपने उसे कहा यू हैव डन वेरी गुड, वो बच्चा दूसरे बच्चों को कल भी बिठाएगा। अब इनको देख के ना एक लर्निंग की टाइप आती है, एक बिहेवियर बच्चों के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं वाइकेरियस बिहेवियर या वाइकेरियस लर्निंग। अब वाइकेरियस लर्निंग क्या चीज़ आई है? वाइकेरियस लर्निंग एक सोशो कॉग्निटिव थ्योरी का एक एस्पेक्ट है, लर्निंग का एक एस्पेक्ट है। वाइकेरियस लर्निंग का मतलब होता है कि एक बच्चा या एक फ़र्द या कोई भी इंडिविजुअल किसी एक बिहेवियर को देख के खुद से वो वाला बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। मसलन टीचर ने क्लासरूम में एक बच्चे ने शोर किया, कागज़ फेंके, टीचर ने उसको फेंटी लगाई। जब टीचर ने फेंटी लगाई तो दूसरे बच्चों ने, अब ये फेंटी लगाना एक रीएनफोर्समेंट है, ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, इसको देख के बाकी बच्चों ने भी क्लासरूम में खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कागज़ नहीं फेंके। वो सीख गए कि अगर हम कागज़ फेंकेंगे, क्लासरूम को गंदा करेंगे, क्लासरूम को ख़राब करेंगे तो हमें मार पड़ेगी, हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस बिहेवियर को वाइकेरियस लर्निंग बिहेवियर कहा जाता है, या इस बिहेवियर को वाइकेरियस बिहेवियर कहा जाता है। एंड इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो बात हम कर रहे थे कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो अच्छा बिहेवियर है उसको रिवार्ड किया जाए तो वो रिपीट होगा। बिहेवियर दैट इज़ पनिश्ड, जिस बिहेवियर को आप पनिश करेंगे, इट इज़ लेस लाइकली टू हैपन अगेन, या इट विल डिक्रीज, तो ये दोबारा हो सकता है ना हो। तो ये कोर आइडिया है बिहेवियरल एस्पेक्ट का। इसलिए ये मानते हैं कि क्लासरूम को मैनेज करने के लिए रीएनफोर्समेंट का, एक्सटर्नल स्टिमुलस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्जर्वेबल एक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
टूल्स क्या हैं जी, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये एनफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रिवार्ड देना, प्रेज करना, स्टार्स करना। जस्ट 5 मिनट्स। रिवार्ड देना या प्रेज करना या स्टार्स वगैरह देना। जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो टीचर उसको स्टार्स देते हैं ना, तो स्टार्स देना एक, इसको टोकन रीएनफोर्समेंट बोला जाता है। स्टार्स वगैरह देना या टोकन्स देना, या ये कह देना कि अगर आप लोग क्लासरूम के अंदर आधा घंटा पौना घंटा खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं 5 मिनट की आपको ब्रेक कर दूंगा। ये एक क्लासरूम के अंदर एक बिहेवियर को अडॉप्ट करवाने के लिए आप टोकन दे रहे हैं। टोकन का मतलब आप एक यूँ कह लें कि आप उनसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके बिहेवियर को रिवार्ड किया जाएगा। इसको टोकन बोला जाता है, टोकन रीएनफोर्समेंट बोला जाता है। तो ये जो रीएनफोर्समेंट हैं, प्रेज, स्टार्स, टोकन देना या पनिशमेंट करना, ये क्या है, वो टूल्स हैं जो बिहेवियर्स के मुताबिक क्लासरूम को मैनेज करने के लिए अप्लाई होते हैं। नेगेटिव एनफोर्समेंट क्या होती है? नेगेटिव रीएनफोर्समेंट, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस व्हेन अ स्टूडेंट बिहेव्स वेल। नेगेटिव रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसा बिहेवियर, कोई बच्चे में से कोई अनप्लेजेंट बिहेवियर को रिमूव करना है। वो अनप्लेजेंट बिहेवियर आप सज़ा दे के, पनिशमेंट दे के, अब देखो ये बड़ा ही प्यारा वर्ड है कि पनिशमेंट को लर्निंग की लैंग्वेज के अंदर पनिशमेंट नहीं लिखा जाता बल्कि नेगेटिव रीएनफोर्समेंट लिखा जाता है। तो बच्चे के किसी अनवांटेड बिहेवियर को, अनप्लेजेंट बिहेवियर को रिमूव करना नेगेटिव रीएनफोर्समेंट कहलाता है। एक यहाँ पे और चीज़ लिखी हुई है, प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल का मतलब क्या है? यूजिंग अ फन एक्टिविटी एज अ रिवार्ड फॉर अ बोरिंग वन। मतलब आपने किसी एक बोरिंग बिहेवियर की जगह, बोरिंग एक्टिविटी की जगह कोई फन वगैरह बच्चों से करवा लिया, तो इसको प्री मैक प्रिंसिपल बोलते हैं। असल में प्री मैक प्रिंसिपल भी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी की ही एक पैदावार है। प्री मैक प्रिंसिपल ये होता है कि आप बच्चे को कह देते हैं, मतलब इसको ग्रैंड मा प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, बिहेवियरिज्म में शायद पढ़ाया था मैंने किसी लेक्चर के अंदर। बिहेवियरिज्म में ये होता है कि आप बच्चे को कह देते हैं कि आप अपना ये काम मुकम्मल करें, ये काम मुकम्मल करने के बाद हम आपको इसके बदले में टीवी देखने देंगे या स्कूल में या बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए जाने देंगे या अपने दोस्तों के पास बैठने देंगे। तो इसको भी प्री मैक प्रिंसिपल में लिया जाता है। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्टिविस्ट एस्पेक्ट। तो दूसरा जो क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्योरी है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है, ज़रा गौर से समझिएगा। मैंने अगेन वहीं से शुरू करना है, बिहेवियरिज्म से। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि आप फोर्सफुली चीज़ों को, बच्चों को या एनिमल्स को सिखा सकते हैं, जबकि इसके बिल्कुल उलट, इसके बिल्कुल बरअक्स एक साइकोलॉजी आती है जिसे मानते हैं प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविस्ट मानते हैं कि नहीं, आप सज़ा के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते या सज़ा के ज़रिए नहीं कोई बिहेवियर चेंज कर सकते। लर्निंग का असल में मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज लाना, चेंज इन बिहेवियर। तो देखो, क्लासरूम को मैनेज करने से मुराद क्या है कि क्लासरूम के अंदर डिसरप्टेड बिहेवियर्स, ये मैंने शुरू में बात की थी क्लासरूम मैनेजमेंट की, डिसरप्टेड बिहेवियर्स हैं, उन डिसरप्टेड बिहेवियर्स को आपने कंपोज्ड बिहेवियर्स बनाना है। ठीक है, आपने उनको पॉजिटिव बिहेवियर बनाना है, और पॉजिटिव बिहेवियर से क्या होगा, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो कंडूसिव एनवायरनमेंट बनेगा। तो एक्चुअली बेसिकली फंडामेंटली ये एक लर्निंग की ही शेप है। कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कायम करना लर्निंग की ही एक शेप है, बिहेवियर के अंदर चेंज लाना। प्रोग्रेसिविस्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप सज़ा हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होती, आप बच्चे को उसकी मदद करके, उसको फैसिलिटेट करके, उसको गाइड करके भी बच्चे के अंदर चेंज, बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने क्लासरूम को मैनेज करना है, डिसरप्टिव बिहेवियर्स को निगेट करना है या अनवांटेड बिहेवियर्स को ख़त्म करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें, ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को पनिश करें। तो आप बच्चे को क्या करें? बच्चे को गाइड करें, बच्चे को फैसिलिटेट करें, ठीक है, बच्चे के साथ कोलैबोरेशन करें,
ठीक है, या पार्टिसिपेशन, बच्चे की पार्टिसिपेशन या इंगेजमेंट, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे की एंगेजमेंट जो है इसको बढ़ाएं तो आपकी क्लासरूम जो है वो मैनेज हो सकती है। अब इस अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव का वर्ड जो है ना, ये जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। जीन पियाजे और वाइगोट्स्की, ये जो प्रोग्रेसिविज्म है ना, ये अलग से थ्योरी है। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू बिहेवियरिज्म को ख़त्म करती है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ना, प्रोग्रेसिविज्म जॉन डेवी की अलग से एक साइकोलॉजी है, ये याद रखिएगा। ये इसलिए मैंने बताया कि ये भी वही बातें करती है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी बात करती है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बात करती है, प्रोग्रेसिविस्ट जॉन डेवी ने दी थी। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी है ये जीन पियाजे की और वाइगोट्स्की है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये कहते हैं कि भाई आप कुछ ऐसी बातें करें जो बिहेवियर्स को पॉजिटिव बनाएं, ना कि आप सज़ा की बात करें, ना कि आप दीगर नेगेटिव पनिशमेंट्स की बात करें। जीन पियाजे और वाइगोट्स्की, इन दोनों को कंस्ट्रक्टिविज्म साइकोलॉजी का फादर या फाउंडर माना जाता है। अगर मैं मज़ीद थोड़ा डीप में जाऊं तो जीन पियाजे जो हैं इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, जेनेटिक कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। जो वाइगोट्स्की हैं इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ये क्या मानते हैं, या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जो बच्चा है, जो लर्नर है, जो क्लासरूम में बैठा हुआ है, वो एनवायरनमेंट को देख के अपने बिहेवियर को चेंज करता है। बिहेवियरिस्ट कहता है कि फोर्सफुली बच्चा अपना बिहेवियर फोर्सफुली थ्रू रीएनफोर्समेंट चेंज करता है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट मानता है कि एक बच्चा या एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए बच्चे अपने बिहेवियर्स को एनवायरनमेंट को देख के चेंज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। वाइगोट्स्की मानता है कि सोशल लर्निंग, इसको बोलते हैं सोशल लर्निंग, मतलब सोसाइटी को देख के, सोसाइटल फैक्टर्स को देख के एक बच्चा अपने बिहेवियर को चेंज करता है। पियाजे मानता है कि उसके अंदर, उसके जीन्स के अंदर ये चीज़ शामिल होती है, उसकी बायोलॉजी में, इंसान की नेचर में चीज़ शामिल है कि उसने अपने बिहेवियर को कंस्ट्रक्टिव बनाना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिकली कॉन्सेप्ट के कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि आप एनवायरनमेंट को देख के अपने बिहेवियर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं आप खुद। ओके, इसमें यहाँ पे बेसिकली इस अप्रोच में जो टीचर का रोल है वो क्या है जी? फैसिलिटेटर का। यानी कि टीचर ने क्लासरूम मैनेजमेंट में सिर्फ फैसिलिटेट करना है, अपने रूल्स, अपनी थ्योरीज जो है वो बच्चों पे अप्लाई नहीं करनी, उनके ऊपर थोपनी नहीं है। टीचर का रोल क्या होगा? फैसिलिटेटर का होगा। लिहाजा ये जो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसके मुताबिक जो रूल्स हैं, हमेशा क्लासरूम के रूल्स वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल। तो एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है, रूल्स शुड बी, रूल्स किस तरह के होने चाहिए? क्लासरूम रूल्स शुड बी, जब क्लासरूम के रूल्स टीचर डिज़ाइन करता है ना, या करिकुलम एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो किस तरह के होने चाहिए? वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, या खाली रिजिड होने चाहिए, या फ्लेक्सिबल होने चाहिए, या दोनों होने चाहिए? तो आपने याद रखना है कि इन सारी थ्योरीज़ का अमलगामेशन बना के, इकट्ठा करके, एक्यूमुलेशन बना के हमें ये समझ आती है कि रूल्स मस्ट बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रूल्स शुड बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रूल्स रिजिड भी होने चाहिए, रूल्स फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। हर वक्त बच्चा वाइकेरियसली लर्न नहीं करता, हर वक्त बच्चा किसी को देख के नहीं सीखता, हर वक्त बच्चे को आज़ाद छोड़ देने से, सिर्फ गाइड करने से वो नहीं रूल्स को, अपने बिहेवियर्स को, डिसरप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करता। बाज़ औक़ात हमें उसको फोर्सफुली पनिश करके, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके भी उसके अनवांटेड बिहेवियर को निकालना, रिमूव करना होता है। और बाज़ औक़ात हमें उसको गाइड करके, मोहब्बत करके, उसको पार्टिसिपेट करके, इंगेज करके भी उसके बिहेवियर्स को चेंज करना होता है। बिहेवियर, डिसरप्टिव बिहेवियर, क्लासरूम मैनेजमेंट में डिसरप्टिव बिहेवियर और कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट ही दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्योरीज में आप बार बार पढ़ेंगे। डिसरप्टिव बिहेवियर को ख़त्म करना है, डिसरप्टिव बिहेवियर को यानी कि अनवांटेड बिहेवियर को आपने रिमूव करना है, और दूसरी तरफ आपने कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को इंश्योर करना है ताकि आपकी लर्निंग प्रमोट हो, ताकि आपके बच्चों के अंदर मोटिवेशन आए, ताकि वो हमेशा सीखने वाले लर्निंग माइंड में रहें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट के मुताबिक टीचर का रोल क्या होता है जी? फैसिलिटेटर होता है। अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं।
This approach is based on the work of Jean Piaget and Vygotsky. It focuses on the internal mental state and social interaction. वो मैंने बात पहले कर दी है कि वाइगोस्की कहता है कि बच्चा अपने बिहेवियर्स को सोशल इंटरेक्शंस के ज़रिए दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके चेंज करता है, अनवांटेड बिहेवियर को ख़त्म कर लेता है। जीन पियाजे कहता है कि उसके इंटरनल मेंटल स्टेट यानी कि उसकी नेचुरल मेंटल स्टेट जो है वो उसके बिहेवियर्स को, डिसरप्टिव बिहेवियर को ख़त्म करने में मदद देती है। और डिसरप्टिव बिहेवियर को ख़त्म करना ही असल में क्लासरूम मैनेजमेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट सारी कलेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना भी क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। आइडिया क्या है? स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू बिहेव व्हेन दे आर डीपली इंगेज्ड इन मीनिंगफुल वर्क। जब बच्चे किसी काम में इंगेज्ड होते हैं तो ये मानते हैं कि आप बच्चे को इंगेज रखें। प्रोग्रेसिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि आप बच्चों को हमेशा इंगेज रखें, उनको एक्टिविटीज़ दें। तो इनकी मदद वजह से ही एक्टिविटी लर्निंग जो है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो दे से कि चिल्ड्रन आर डीपली इंगेज्ड, दे बिहेव लाइक students are more likely to behave when they are deeply engaged in meaningful work and help create the rules themselves। और वो अपने रूल्स खुद सेट कर लेते हैं। मतलब आपने बहुत दफ़ा ऐसे देखा होगा, क्लासरूम में आप नहीं हैं, क्लासरूम के अंदर 2-4 ऐसे बच्चे होंगे जो क्लासरूम को खामोश करा के बैठे होते हैं, जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जिनकी वजह से क्लासरूम का लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने बिहेवियर्स को डिसरप्टिव रखते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली डिसरप्टिव बिहेव कर रहे होते हैं। डिसरप्टिव बिहेव का मतलब क्लास को बिगाड़ रहे होते हैं, चाहे वो कोई गंद फेंक रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई खेल रहा है। तो ऐसों को हम फोर्सफुली भी सिखा सकते हैं। टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम के अंदर? तो ये कहते हैं स्टूडेंट को आप जी रूल मेकिंग में शामिल करें ताकि वो हर बच्चा ओनरशिप ले। मतलब एक बुरा बच्चा है, एक डिसरप्टिव बिहेवियर है, वो हर वक्त क्लासरूम के बाकी बच्चों को बुली करता रहता है, तो आप उसको भी रूल में शामिल कर लें। आप उससे पूछें, हाँ भाई बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से, या ऐसा हम कौन सा रूल बनाएं कि जिसकी वजह से तुम खामोशी से बैठ सकते हो। तो हो सकता है उस बच्चे के पास कोई एक पॉजिटिव अप्रोच हो। एंड देन सेल्फ रेगुलेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स टू मॉनिटर देयर ओन बिहेवियर। बच्चों से कहें कि भाई अपने आप को ज़रा ख्याल रखा करें। इसको मेटाकोग्निशन बोलते हैं। अगर याद हो, मेटाकोग्निशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, लर्निंग अबाउट लर्निंग अबाउट लर्निंग, यानी कि ये सीखना कि आप किस तरह से सीखते हैं, ये देखना कि मैं अपने इस बिहेवियर को किस तरह से बदल सकता हूँ, ये सेल्फ रेगुलेशन या मेटाकोग्निशन कहलाता है। कोलैबोरेशन, ये बात यहाँ पे हो चुकी। यूजिंग ग्रुप वर्क टू बिल्ड सोशल अकाउंटेबिलिटी, क्लासरूम के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी पैदा करने के लिए आप क्या करें, कोलैबोरेशन या ग्रुप वर्क जो है वो पैदा करें। ग्रुप वर्क्स जो है उनको लाएँ, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपकी क्लासरूम का माहौल जो है वो बेहतर बन सकता है। ओके, तो ये तो थी 2 थ्योरीज जो क्लासरूम मैनेजमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद आगे क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जी। 2 टेक्निक्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रोएक्टिव टेक्निक के बारे में भी पूछता है और दूसरे नंबर पे करेक्टिव टेक्निक्स के बारे में भी पूछता है। अब आपने रीडिंग कर लेना है कि प्रोएक्टिव टेक्निक्स क्या है। विदिटनेस, वो सवाल ये पूछता है, विदिटनेस का कॉन्सेप्ट ये किसने दिया है? विदिटनेस का कॉन्सेप्ट जैकब कॉनन ने दिया है। जैकब कॉनन एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मैनेजर हैं, उन्होंने विदिटनेस का कॉन्सेप्ट दिया है। अब विदिटनेस क्या है? The teacher's ability to remain aware of everything happening in all parts of the classroom at all times, having eyes in the back of your head। यानी कि विदिटनेस का मतलब यूँ समझ लें कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, तो प्रोएक्टिव टेक्निक का मतलब ये है कि कोई काम बुरा होने से पहले ही, कोई गलत काम होने से पहले ही प्रोएक्टिवली, मतलब मुकम्मल तौर पे अपने आप को होशियार रखते हुए आप उसके ऊपर काबू पा लें। प्रोएक्टिव का मतलब कि आप एक्टिव से भी ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि आप अपनी क्लास, आपके पीछे क्या हो रहा है आप वो भी देख रहे हैं। और आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, क्लासरूम के अंदर बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो नज़र तो उनकी सामने होती है, पढ़ा सामने रहे होते हैं, अगर उनके पीछे भी कोई बच्चा आदत कर रहा है तो वो उसको भी दूसरों की आंखों से देख के, दूसरों के चेहरे से देख के, पढ़ के, दूसरे के चेहरों को पढ़ के वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरे पीछे क्या होने जा रहा है। इस चीज़ को विदिटनेस बोलते हैं कि आपके अंदर एक प्रोएक्टिवनेस है। ठीक है। ओवरलैपिंग, बीइंग एबल टू हैंडल 2 थिंग्स एट वंस, मतलब आप इसके अंदर ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि आपने एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना होता है। हेल्पिंग वन स्टूडेंट वाइल नॉन वर्बली स्टॉपिंग अ डिस्ट्रप्शन अक्रॉस द रूम, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप इशारा करते हैं कि ओ भाई, जिसको आपने पीछे देखा है उसको कहते हैं कि भाई बस
तेरी भाई बस तेरी मेहरबानी, अब शोर नहीं करना। मतलब आपका इशारा, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी टीचिंग प्रोसेस को ओवरलैप कर रहा है। एक तरफ आप पढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप अपने बॉडी लैंग्वेज से बच्चों को खामोश भी करवा रहे हैं। स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब क्या है? हैविंग क्लियर रूटीन्स फ्रॉम वन ऑन एक्टिविटी टू अनदर टू प्रिवेंट डेड टाइम। डेड टाइम का मतलब ये होता है कि आप वो जो ट्रबल मेकर्स हैं क्लासरूम के अंदर, जो ट्रबल मेकर्स कौन हैं? जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का वर्ड, जो डिसरप्टिव बिहेवियर ट्रिगर करते हैं, उनको अगर 1 सेकंड भी मिल जाए तो वो क्लासरूम के अंदर तबाही मचा देते हैं। तो आपके अंदर आप अपने प्रोसेस को, आप अपने टीचिंग को इस तरह से लेकर चलें कि जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको टाइम ही ना मिले। वो जो 1 सेकंड का टाइम मिलना भी है उसको डेड टाइम बोला जाता है। उनको 1 सेकंड का टाइम भी ना मिले ताकि वो क्लासरूम के अंदर डिसरप्टिव बिहेवियर पैदा करें। तो ये जो टेक्निक है इसको प्रोएक्टिव टेक्निक बोला जाता है। प्रोएक्टिव टेक्निक का मतलब है कि आप इतने ज़्यादा होशियार हों, इतने ज़्यादा एक्टिव हों कि आपके पीछे भी अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको भी भांप लें। दूसरे नंबर पे जो दूसरी टेक्निक है इसको करेक्टिव टेक्निक बोला जाता है। करेक्टिव टेक्निक या नॉन वर्बल टेक्निक भी बोला जाता है। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, इसके 3 एलिमेंट्स हैं: प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, टीचर्स लुक और सिग्नल इंटरफेरेंस। सिंपली प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आपके क्लोज कोई बच्चा आपके नज़दीक रहें। देखो ऐसे होता है ना कि क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा है और उसको पता है कि ये वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खड़ा होके रहा है, टीचर यहाँ पे खड़ा होके पढ़ा रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये वाले दरमियान वाले बच्चे, ये डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके करीब चला जाता है और यहाँ पे खड़े होके पढ़ाना शुरू कर देता है। अब जब टीचर यहाँ पे होगा तो उसका एक रोब, उसका दबदबा होगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। क्लासरूम लैंग्वेज के अंदर करेक्टिव टेक्निक के अंदर इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। के टीचर उन बच्चों के पास चला गया है जो ऑफ द टास्क हैं, जो अपने काम से हट के हरकतें कर रहे हैं या डिसरप्टिव बिहेवियर को ट्रिगर कर रहे हैं। सिंपली वॉकिंग एंड स्टैंडिंग नियर अ स्टूडेंट हु इज़ ऑफ द टास्क। ऑफ द टास्क का मतलब जो काम से हटकर शरारतें कर रहा है। तो इस टेक्निक को प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल बोला जाता है। टीचर लोग यूजिंग आई कॉन्टैक्ट टू सिग्नल दैट बिहेवियर हैज़ बिन नोटिस्ड। हाँ भाई, वही जो पीछे बात की गई है कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं और सिंपल आपका बच्चों को आंख भर के देखना ही उनको खामोश करवा सकता है। तो ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। करेक्टिव टेक्निक इसे बोला जाता है कि वो बिहेवियर होने से पहले ही उसको रोक लेती है। सिग्नल इंटरफेरेंस, यूजिंग अ क्लैप, अ बेल, अ हैंड सिग्नल टू रीगेन अटेंशन विदाउट रेजिंग योर वॉइस। अब क्लासरूम के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई में मगन हैं, एक बच्चा पीछे बैठा, 2 बच्चे बैठे बातें कर रहे हैं, तो आप अपने हैंड से इशारा करते हैं, तो इसको बोला जाता है सिग्नल इंटरफेरेंस। तो ये एक करेक्टिव टेक्निक्स हैं। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, टीचर लुक और सिग्नल इंटरफेरेंस, ये आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। और इसी तरह आप लोगों ने ये विदिटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। विदिटनेस, ओवरलैपिंग और स्मूथ ट्रांजिशन, ये प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी। इसके साथ एक छोटी सी और टेक्निक है जिसको कैंटर मॉडल भी बोला जाता है। रोज़ाबथ मॉस कैंटर एक नाम है, रोज़ाबथ मॉस कैंटर एक नाम है उनका, उन्होंने ये टेक्निक दी है। और इसको एजर्टिव डिसिप्लिन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एजर्टिव डिसिप्लिन, जारहाना डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि भाई टीचर ने पहले ही बता दिया होता है क्लासरूम के अंदर कि भाई ये रोल्स हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बच्चा इन एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करेगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। मतलब आपने पहले ही तय कर दिया है क्लासरूम में कि भाई ये काम आप लोगों ने नहीं करना। तो इससे भी एक मतलब एक क्लियर इंडिकेशन बच्चों को दे देने से भी क्लासरूम का जो माहौल है वो ठीक रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में था। इसके अलावा एक और चीज़ आती है क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट, एक यू शेप्ड सीटिंग अरेंजमेंट होती है, एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होती है। इसके अलावा एक ग्रुपिंग की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टेक्निक्स हैं एनवायरनमेंट अपना क्लासरूम मैनेजमेंट की,
प्रोएक्टिव टेक्निक जनाब जी, इसके अंदर जो जो टेक्निक्स हैं, और फिर आपकी ये करेक्टिव टेक्निक्स, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या कहती है, उनके मुताबिक क्लासरूम को कैसे मैनेजमेंट करना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट एस्पेक्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के मुताबिक हमने क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करना है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लाजमी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। ओके सो फार, तो अब इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईसीटी इन क्लासरूम, या आईसीटी को ही पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासरूम में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।